स्टेट ओपन करो गूगल लाइव स्टेट ओपन कर जाना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं देवेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडीफाई भारत पर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। दिस इज चैप्टर नंबर 3। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम चैप्टर 3। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। दाब एवं इसका मापन। दाब एवं इसका मापन। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको दाब, प्रेशर। ओके, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? सिंपली प्रेशर हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। सिंपली हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। लिखेंगे यह अभिलंब अभिलंब बल। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स एवं क्षेत्रफल, एरिया का अनुपात होता है। अनुपात होता है। ठीक है, तो P से अगर मैं डिनोट करूं प्रेशर को, देन इट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, नोटेशंस की बात करें तो यहाँ पर F जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल, ये नॉर्मल फोर्स है। और A जो है दैट इज एरिया, क्षेत्रफल है। दिस इज एरिया। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज एरिया। तो सिंपल से ये नोटेशन से
ओके, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस में सपोज इस वाली सरफेस पर हमें प्रेशर ज्ञात करना है, इस वाली सरफेस पर हमें प्रेशर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लेना है। कौन सा नॉर्मल फोर्स? जो जिस सरफेस पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, है ना। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इस सरफेस के नॉर्मल फोर्स तो ये वाला है, इसको मैं सपोज एफ से डिनोट कर रहा हूं, और यहाँ पर जो एरिया है ना वो इसी सरफेस का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया है ना वो इसी सरफेस का एरिया है जिस सरफेस पर हम प्रेशर ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके मात्रकों की बात करें, प्रेशर के मात्रक कौन कौन से, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स या मात्रक है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो कौन कौन से मात्रक होते हैं? पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हो और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो इसका मात्रक या यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी बोल देते हैं, है ना, इसी को पास्कल भी बोल दिया जाता है। दूसरा, मोस्टली आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आप करोगे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ये जनरली दिया होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया होता है। ओके, इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही मेगा पास्कल भी बोलते हैं, है ना। इसको प्रूव कर देंगे एक बार, और आगे से ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल दो या मेगा पास्कल एक ही बात है। कैसे? देखो, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? इसको हम बोल सकते हैं ना 1 न्यूटन, एमएम मतलब मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ इतना मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ओके, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, या इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, 10⁻³ का स्क्वायर है, 10⁻6 नीचे आ गया, ऊपर जाके प्लस का 10⁻6 इतना न्यूटन पर, नीचे क्या बचा? मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁻6 जो है ना इसको हम बोलते क्या? इसको हम बोलते पास्कल, सॉरी इसको बोलते मेगा, इसको बोलते मेगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको हमने क्या बोला था? इसको पास्कल बोला था। तो ये क्या हो गया? इट इज इक्वल टू क्या? 1 मेगा पास्कल। एम मतलब क्या? मेगा। ठीक है, तो याद रखना है, प्रूव हो गया ना ये। 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। इसके बाद तीसरा तीसरा यूनिट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी यूनिट होती है इसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये किसके बराबर होता है? इसको हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू 10.3 मीटर, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझना। हम ये बोलेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? कि इतना प्रेशर अगर हमने वाटर पर अप्लाई किया तो वाटर जो है ना वो 10.3 मीटर इतना फ्लक्चुएट कर जाएगा, इतना राइज कर जाएगा, इतना ये प्रेशर होता है। ओके, ये मीनिंग है इसका। और एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? 760 mm हेड ऑफ मरकरी। मरकरी को हम डिनोट करते हैं एच जी से, या पारा भी बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप मरकरी पर अप्लाई करोगे तो ये 760 mm इतना इतना राइज कर जाएगा। ठीक है, 760 mm मतलब क्या होगा मीटर में? 0.76 मीटर हेड ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी का 0.76 मीटर शीर्ष, है ना, ऐसे बोलेंगे हिंदी में। तो क्या मतलब हुआ?
कि अगर मरकरी पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो मरकरी 0.76 मीटर राइज कर जाएगा, और सेम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम वाटर पर अप्लाई करेंगे तो वाटर कितना राइज करेगा, 10.3 मीटर से ये राइज कर जाएगा। ओके, अब एक चीज सोचो कि सेम प्रेशर हम वाटर पर अप्लाई करें, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इस वाटर पर हम इतना प्रेशर अप्लाई करें तो ये 10.3 मीटर से राइज कर रहा है, जबकि मरकरी पर सेम प्रेशर लगाया तो ये केवल 0.76 मीटर राइज कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मरकरी जो होता है ना वो पानी से बहुत ज्यादा हेवी होता है। अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 13.6 गुना ये ज्यादा हेवी होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो सिंपल सी बात है ना, अगर ज्यादा हेवी लिक्विड पर अगर सेम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो कम फ्लक्चुएट करेगा वो। अगर लिक्विड हल्का होगा तो वो सेम फोर्स या प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा राइज कर जाएगा, है ना। सिंपल वो कॉमन सेंस वाली बात है। ये डेटा आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सीधा पूछता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछते हैं, इट इज इक्वल टू 760 mm हेड ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और यूनिट होती है फोर्थ, प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट बार। ठीक है, बार जो होता है दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, और एक बार जो होता है इट इज इक्वल टू 10⁵ इतना पास्कल, इतने पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट फिफ्थ, टोर। टोर जो है वो भी प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, टोर जो है वो भी प्रेशर की यूनिट होती है, एंड 1 टोर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 1 mm हेड ऑफ मरकरी, 1 mm हेड ऑफ मरकरी। एक टोर प्रेशर जो है वो 1 mm हेड ऑफ मरकरी के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने मरकरी पर एक टोर का प्रेशर लगाया तो मरकरी कितना फ्लक्चुएट करेगा, 1 mm से वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, 133.3, 133.3 इतना इतना पास्कल, इतने पास्कल के ये बराबर होता है ना। तो ये डेटा थोड़ा नोटिस में रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा आसान हो जाता है ना, न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, सिक्स्थ, एक और रिलेशन थोड़ा नोटिस में रख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14.69 इतना psi। ये psi जो है वो भी प्रेशर की यूनिट होती है, और psi मतलब क्या, इसका मतलब मैं फुल फॉर्म अगर लिखूं तो ये होता है पाउंड्स पाउंड्स पर स्क्वायर, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेज, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेज, है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 14.69 psi। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 101.325 इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, या इसको किलो पास्कल भी तो बोल सकते हैं ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैंने पास्कल बोल दिया। तो सिंपली इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स है उनको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बेसिक डेफिनेशन की बात हुई प्रेशर की, प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की हम बात कर चुके हैं, और यूनिट्स पर एक क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ,
पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर समझ जाएंगे इसको हम। स्टेटमेंट है किसी स्थैतिक तरल स्टैटिक फ्लूइड, किसी स्थैतिक तरल में किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। देखो समझना, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। ओके, एज इट इज ये स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, किसी स्थैतिक तरल, स्टैटिक फ्लूइड है, या एक मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। ये कोई कंटेनर है। ओके, दिस इज सपोज सम कंटेनर, और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें कोई फ्लूइड भी सपोज हम शो कर देंगे। ओके, तो ये कंटेनर में ये कुछ फ्लूइड जो है वो शो कर देंगे। ओके, ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई फ्लूइड हमने यहाँ पर भर दिया, और ये कोई स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या, जो रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ जो है। ठीक है, रुका हुआ है मतलब इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज जीरो। रुका हुआ है मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो। ओके, ये है स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या, ये विश्राम की अवस्था में है, मतलब वेलोसिटी जो है ना दैट इज जीरो। उसी के लिए पास्कल का नियम एप्लीकेबल होगा, है ना। स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए तब ये पास्कल का नियम एप्लीकेबल होगा। ओके, तो पास्कल ने क्या बोला कि कोई स्टैटिक फ्लूइड है और इसमें सपोज कोई पॉइंट हमने लिया, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने कोई इस स्टैटिक फ्लूइड में, तब इस पॉइंट पर सभी दिशाओं में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। जैसे इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर इंटेंसिटी होगी, 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 इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर इंटेंसिटी होगी। ओके, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में प्रेशर सपोज P है, तो इस डायरेक्शन में भी P होगा, किसी भी डायरेक्शन में इंटेंसिटी सेम होगी। ये पास्कल का नियम है। समझ गए क्या बोला, कोई स्टैटिक फ्लूइड है मतलब विश्राम की अवस्था में अगर कोई फ्लूइड है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर सभी दिशाओं में जो प्रेशर होता है या प्रेशर इंटेंसिटी होती है, मतलब दाब की तीव्रता होती है, वो सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसी स्थैतिक तरल। ठीक है, स्थैतिक तरल में किसी बिंदु पर दाब की सभी दिशाओं में समान होता है। एज इट इज ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। याद रखना, मैंने यहाँ पर स्टैटिक फ्लूइड बोला है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जनरली किस फॉर्मेट में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जनरली जो पूछा जाता है वो ये होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक तो सेम ये स्टेटमेंट दे देंगे, दूसरे में जस्ट क्या करेंगे, फ्लूइड की जगह लिक्विड बोल देंगे, तरल की जगह द्रव बोल देंगे, और फिर आप आ जाओगे कंफ्यूजन में। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, तो फ्लूइड के लिए ये एप्लीकेबल होता है। फाइन, ओके। अगर फ्लूइड स्टैटिक है ना, तब उस केस में इसकी शियर स्ट्रेस भी जीरो होती है। अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो उस केस में जो शियर स्ट्रेस ताऊ होती है वो जीरो होती है। ठीक है, शियर स्ट्रेस कब जनरेट होती है, जब एक लेयर ऑफ लिक्विड पर दूसरी लेयर ऑफ लिक्विड जो है ना मूव कर रही है, तो उनके बीच में आपस में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है।
है ना, तब शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो हमेशा शियर स्ट्रेस जीरो होगी, हमेशा शियर स्ट्रेस जीरो होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, इस पर हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया, है ना, तो ये जो प्रेशर होगा वो समान रूप से पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं किसी किसी स्टैटिक फ्लूइड, अब मैं स्टैटिक फ्लूइड ही बोल रहा हूँ ना, हिंदी में लिख दिया मैंने, स्टैटिक तरल बोलते हैं। किसी स्टैटिक फ्लूइड में या किसी स्टैटिक फ्लूइड पर दाब मतलब प्रेशर प्रेशर लगाने पर प्रेशर लगाने पर यह फ्लूइड में समान रूप से वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पास्कल का नियम है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशंस क्या है, पास्कल के नियम पर आधारित बहुत सारे डिवाइसेज हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, जिन पर क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है ना, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है, हाइड्रोलिक जैक जो होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ये सब इसी नियम पर आधारित है। ये सारे डिवाइसेज इसी नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये सभी डिवाइसेज जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित है। जैसे जेक आप समझते हो ना, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, उसको आपको चेंज करना है तो नीचे हम क्या लगाते हैं, जेक लगाते हैं, और जेक से फिर हम उस गाड़ी को लिफ्ट कर देते हैं और टायर चेंज कर लेते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अगर हम हाइड्रोलिक जेक यूज कर रहे हैं ना, तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है ना। हमने प्रेशर अप्लाई किया, जेक लगाया और प्रेशर अप्लाई किया, तो वो गाड़ी लिफ्ट होती गई, क्योंकि प्रेशर जो है ना वो समान रूप से वितरित हो रहा है, और समान रूप से वितरित हो रहा है तो गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। समझ लो, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ओके फाइन। ओके, इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट में लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट में नोट डाउन करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट इसमें, किसी किसी स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड मतलब वेलोसिटी जीरो है, मैं किसी बिंदु पर जो शियर स्ट्रेस है, किसी बिंदु पर जो शियर स्ट्रेस है, हिंदी में बोलेंगे अपरूपण या कर्तन प्रतिबल, अपरूपण या कर्तन प्रतिबल, जो शियर स्ट्रेस होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है ना। स्ट्रेस तभी डेवलप होगी जब कुछ मूवमेंट होगा, कुछ गति होगी। ओके, तो शियर स्ट्रेस इस केस में क्या होगी, जीरो होगी, है ना। शियर स्ट्रेस इस केस में क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ओके, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर शियर स्ट्रेस जीरो है तब उस केस में पास्कल का नियम एप्लीकेबल होगा। अगर फ्लूइड जो है ना वो मूव कर रहा है, जैसे अभी कंटेनर की बात की थी हमने, है ना, कंटेनर था, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब इस कंटेनर को मान लो हम मूव करा रहे हैं, तो कंटेनर के साथ में ये भी तो मूव कर रहा है लिक्विड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन केस ये मूव कर रहा है और जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है मूव कर रहा है, तो फिर उस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कुछ मेंटेन हो रही है, कुछ एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर हो रहा है, तब उस केस में हम बोलते हैं कि
लेयर्स होगी जो ना, जो लिक्विड की, उनके बीच में कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब वो जीरो नहीं होगी। किसी भी केस में, अगर किसी भी कंडीशन में अगर शियर स्ट्रेस जीरो है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पास्कल का नियम लागू होगा। ठीक है, तो एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनना, कि कोई आइडियल फ्लूइड है, आदर्श तरल अगर है और वो गति कर रहा है, तब क्या उस केस में पास्कल का नियम लागू होगा। क्वेश्चन वापस सुनना, अगर कोई आइडियल फ्लूइड है, आदर्श तरल है और वो गति कर रहा है, तब क्या उसके लिए पास्कल का नियम लागू होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसके लिए शियर स्ट्रेस जीरो होती है, और अगर शियर स्ट्रेस जीरो है तो पास्कल का नियम लागू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, यदि कोई आदर्श तरल यदि कोई आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड यदि कोई आदर्श तरल आइडियल फ्लूइड गति कर रहा है, तब यदि कोई आइडियल फ्लूइड गति कर रहा है, तब इस तब इसके लिए पास्कल का नियम तब इसके लिए पास्कल का नियम लागू होगा लागू होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि चूंकि ब्रैकेट में लिख रहा हूं, चूंकि आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस जीरो होती है, हमें पता है, और शियर स्ट्रेस जीरो है, तो उस कंडीशन में पास्कल्स लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल, ये लागू होगा। ओके, ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में, दाब के प्रकार दाब के प्रकार टाइप ऑफ प्रेशर। दाब के प्रकार। ओके, तो अलग अलग कौन कौन से टाइप के प्रेशर्स की हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ एक साथ। पहला हम बात करते हैं किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, इंग्लिश में बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर की, जिसको हिंदी में बोला जाता है निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब। तीसरा एक हम बोलते हैं गेज प्रेशर, हिंदी में भी कई बार इसको गेज बोल देते हैं, गेज प्रेशर, गेज दाब बोल देते हैं, या इसी को प्रमापी दाब भी बोला जाता है, प्रमापी दाब। ओके, प्रेशर गेज प्रेशर। और एक और होता है क्या, वैक्यूम प्रेशर, इसी को सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ वैक्यूम प्रेशर, या हिंदी में बोलेंगे निर्वात दाब। ठीक है, निर्वात दाब, इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, या इसी को सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, चूसन दाब,
सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर। ओके, तो ये 4 टाइप के प्रेशर्स की हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहला जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहला कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है क्या कि एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर किसी सरफेस पर अप्लाई होगा, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या कि वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें जो भी गैसेज प्रेजेंट है ना, जो भी गैसेज या जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके कारण जो भी दाब लग रहा है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नाम से ही सब कुछ क्लियर है ना, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। ओके, तो सिंपली हम बोल देंगे वायुमंडल के कारण आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं इससे? इससे वैल्यूज पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या वैल्यूज पूछते हैं आपसे? पूछा जाता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू क्या? 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या? 0.76 मीटर हेड ऑफ मरकरी। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा यहाँ पर नोट नहीं करेंगे हम, है ना। फाइन। इसके बाद सेकंड होता है निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन नोट कर लेते हैं सारे जो भी टाइप ऑफ प्रेशर हमें डिस्कस करने हैं, और फिर एक डायग्राम से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो मैं इनको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, क्लियर कब होगा? जब डायग्राम से मैं इसको समझाऊंगा। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर हमें बोलना होगा कि यह यह किसी किसी निरपेक्ष निरपेक्ष शून्य संदर्भ रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट। अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगा ये एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लाइन के सापेक्ष मापा गया दाब होता है। यह मैं पहले समझा देता हूं, पहले एक डायग्राम समझ लेते फिर नोट कर लेंगे तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चलो एक डायग्राम बनाते पहले। एक ये रेफरेंस लाइन हो गई। रेफरेंस लाइन मतलब क्या कि जिसके जिसके सापेक्ष हम मेजरमेंट्स करेंगे, दैट इज द रेफरेंस लाइन, जिसके सापेक्ष हम मेजरमेंट्स करेंगे। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन को हमने बोल दिया, इस रेफरेंस लाइन को हमने बोल दिया, सपोज ये जो लाइन है दैट इज, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लाइन। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या कि वास्तविक शून्य ये है। वास्तविक शून्य मतलब इससे नीचे कुछ नहीं है, इससे ऊपर ये जो है
मतलब क्या कि जो भी मेजरमेंट्स करेंगे ना वो इस लाइन के, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर करेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके ऊपर ही हमें मेजरमेंट करना है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि इससे नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हमें मेजरमेंट नहीं करना। ओके, तो एक तो रेफरेंस लाइन ये हो गई। ओके, फिर इसके बाद एक रेफरेंस लाइन जो है ये ले लेते हम, है ना, एक रेफरेंस लाइन जो है वो ऊपर का ही ले लेते हैं। तो ये दूसरी रेफरेंस लाइन हो गई ये वाली। मान लो कि ये कोई लेवल है, कौन सा लेवल है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है। क्या मतलब हुआ? देखो देखो, जैसे सपोज ये कोई कंटेनर है ना, ये कोई स्ट्रीम मान लो, कोई स्ट्रीम में नदी नाला है, इसकी ये फ्री सरफेस है। ठीक है, ये कोई नदी नाला है, इसकी ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस पर हमेशा कैसा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्री सरफेस पर हमेशा कैसा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो इस फ्री सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इस फ्री सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एक ये लाइन अगर मैं यहाँ पे खींचू तो इस लाइन पर, इस लाइन पर सभी पॉइंट्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, इसी तरीके से हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ये मान लिया कि इस लाइन के हर पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ओके, अब देखो कि अगर मान लीजिए कि सपोज सपोज कोई पॉइंट है ना, एक पॉइंट में समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सपोज ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सपोज पॉइंट ए। तो इस पॉइंट पर प्रेशर मेजर किया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लाइन, इसके सापेक्ष अगर हमने प्रेशर मेजर किया, इसके सापेक्ष अगर हमने प्रेशर मेजर किया, इसके सापेक्ष अगर हमने प्रेशर मेजर किया, तो वो तो क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। कहां पर? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट तक का मेजरमेंट किया तो ए पॉइंट पर ये प्रेशर आएगा। और रेफरेंस क्या लिया हमने? ये वाली लाइन। कौन सी? एब्सोल्यूट वाली लाइन। तो इस ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ना इस लाइन के सापेक्ष, दैट इज क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यही तो डिफाइन किया था हमने कि किसी एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लाइन के सापेक्ष मापा गया जो दाब होता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, निरपेक्ष दाब उसको बोला जाता है। ओके, और ये जब रेफरेंस लाइन है ना, तो इसके नीचे अगर मेजरमेंट किया होता, इस लाइन के नीचे अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर मेजर किया होता तो वो नेगेटिव होता, और इस लाइन के ऊपर सारे मेजरमेंट्स पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ये हुआ, हमने बोला कि ये एब्सोल्यूट जीरो है, मतलब इसके नीचे तो मेजरमेंट करना ही नहीं है, तो जितना मेजरमेंट होगा इसके ऊपर ही होगा, और ऊपर इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे हम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लिख देंगे एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऐसा ही हमें भी होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। फाइन। ओके, इसके बाद तीसरा डेफिनेशन हमें पढ़ना था, गेज प्रेशर। ठीक है, तीसरा गेज प्रेशर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिखेंगे गेज या या प्रमापी दाब, गेज या प्रमापी दाब। ओके, गेज या प्रमापी दाब, इंग्लिश में बोलेंगे गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। ओके, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, पहला तो इसको डिफाइन कर देते हैं, एक बार कोई डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद समझ लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे, यहां वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष मापा गया दाब होता है, मापा गया दाब होता है, ठीक है, मापा गया दाब होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस लाइन होगी जिसके हर पॉइंट पर क्या प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने, कौन सा, पॉइंट बी। पॉइंट बी पर अगर मैं इस रेफरेंस लाइन से प्रेशर मेजर करना चाहूं, इस रेफरेंस लाइन से प्रेशर मेजर करना चाहूं तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, एज पर डेफिनेशन क्या बोला हमने, गेज प्रेशर को यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष मापा गया दाब होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जो रेफरेंस लाइन है ना, इसके सापेक्ष अगर हमने मेजरमेंट किया तो फिर वो क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। तो ये एक्चुअली में गेज प्रेशर है किस पर, पॉइंट बी पर। क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन क्या ली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जो लाइन है रेफरेंस लाइन, वहां से मेजरमेंट किया। ओके फाइन, और समझिए इसको। तीसरा, सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया, पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, इस पर अगर मैं प्रेशर मेजर करना चाहूं अगेन यहां से इसी रेफरेंस लाइन से, तो ये मेजरमेंट करेंगे हम, तो ये वाला मेजरमेंट करेंगे हम, कौन सा, ये वाला। ओके, ये मेजरमेंट हम करेंगे, और ये मेजरमेंट अगर करेंगे तो पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा अगेन उसको गेज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट सी पर ये गेज प्रेशर है। लेकिन अब देखना यहाँ पर, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हमने अगर प्रेशर मेजर किया तो वो तो होगा क्या, पॉजिटिव। तो पॉइंट बी इस रेफरेंस लाइन के ऊपर था, तो ये जो गेज प्रेशर हमने ज्ञात किया एट पॉइंट बी, वो तो क्या है, पॉजिटिव है। और इस लाइन के नीचे अगर मेजरमेंट करें तो फिर नेगेटिव होगा, है ना। तो ये गेज प्रेशर पॉइंट सी पर जो है दैट इज नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गेज प्रेशर जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सीधा पूछी जाती है डेफिनेशन, तो इसको तो डबल स्टार लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बोला कि जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं एक पॉइंट लू कहां पर, यहां पर इसी रेफरेंस लाइन पर एक और पॉइंट बोल देता हूं मैं, सपोज ये समझाने के लिए पॉइंट डी बोल दिया। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली रेफरेंस लाइन पर ये पॉइंट डी है, तो ये इस पॉइंट पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अगर मैं यहां से मेजर करना चाहूं पॉइंट डी पर प्रेशर, कहां से, इस वाली रेफरेंस लाइन से, एब्सोल्यूट वाली से, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो प्रेशर है, ये वाली जो डिस्टेंस शो की, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट डी, ठीक है। और एक्चुअली में पॉइंट डी पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी तो बराबर है, बोल सकते हैं ना ऐसा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ओके, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, कि देखो ये पॉइंट ए था, ए पॉइंट पर इस वाली रेफरेंस लाइन कौन सी, एब्सोल्यूट जीरो वाली, यहां से प्रेशर मेजर किया तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर हमने बोल दिया, ठीक है। और अगर मैं इसी पॉइंट पर इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करता तो वो कौन सा प्रेशर हो जाता, वो गेज प्रेशर हो जाता। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो अब डायग्राम को ध्यान से देखना, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा किसी पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इसके बराबर होगा, ठीक है।
बोल सकते हैं ना एब्सोल्यूट प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना, 6 बार तो एसएससी जेईई में पूछा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एंड ये 5 स्टार लगा सकते हो इसमें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसी को रीअरेंज करके मैं बोल सकता हूं, यही से बोल सकते हैं ना कि गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक, यहां से गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या, मतलब ये होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कंसिडर नहीं किया, माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कंसिडर नहीं किया प्रेशर मेजरमेंट में, तब जो प्रेशर मिलेगा वो गेज प्रेशर होगा। और डिफाइन भी ऐसे किया था हमने, क्या बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष मापा गया दाब जो होता है दैट इज द गेज प्रेशर है, इसके सापेक्ष मेजर किया मतलब इसको कंसिडर नहीं किया, है ना। या मैथमेटिकली देख लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस किया हुआ है मतलब इसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमने हमारे मेजरमेंट में कंसिडर नहीं किया ना, तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो गेज प्रेशर निकल के आएगा। और याद रखना जितने भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज होते हैं वो गेज प्रेशर ही मेजर करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, एक आध और एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी हम एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सोल्व करते हैं, वहां पे जनरली गेज प्रेशर ही लेकर चलते हैं, वहां पर जनरली गेज प्रेशर ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूं सामान्यतः सामान्यतः दाब मापी यंत्रों प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज सामान्यतः दाब मापी यंत्रों द्वारा द्वारा गेज प्रेशर गेज प्रेशर मापा जाता है, मापा जाता है। फाइन, 3 टाइप के प्रेशर की बात कर ली, एक और बच रहा है कौन सा, सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर जिसको बोला था फोर्थ। ठीक है, सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, हिंदी में बोला था निर्वात दाब, निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, या इसी को हमने चूसन दाब बोला था, मतलब सक्शन प्रेशर बोला था, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर। तो जो वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर होता है ना, बेसिकली नेगेटिव प्रेशर को बोला जाता है ना। जो ऋणात्मक दाब होता है ना, उसी को हम वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं, सिंपल। ओके, मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट पर अगर आपने प्रेशर मेजर किया ना और वो माइनस में कुछ आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसको हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव प्रेशर है, मतलब वैक्यूम प्रेशर है या सक्शन प्रेशर, एक ही मीनिंग लेके चलना है।
नेगेटिव प्रेशर बोल दो, वैक्यूम प्रेशर बोल दो या सक्शन प्रेशर बोल दो, एक ही बात है, सिंपल है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट सी पर हमने प्रेशर मेजर किया था इस रेफरेंस लाइन के सापेक्ष, तो वो कुछ नेगेटिव आया था क्योंकि इसके नीचे मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आई ना, इसको फिर हम बोलेंगे कि ये कैसा प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ लो, जो नेगेटिव वैल्यू आ गई ना प्रेशर की, तो फिर उसको बोलेंगे कि वो सक्शन प्रेशर है। ओके, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशंस हो गई, कुछ कुछ ये डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक इसी चैप्टर में, अगला टॉपिक इसी चैप्टर में नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक लॉ। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, हिंदी में बोलेंगे द्रव स्थितिकी नियम, द्रव स्थितिकी नियम। हाइड्रोस्टेटिक लॉ, ओके, हाइड्रोस्टेटिक लॉ है ना, सिंपल सा ये नियम है। ओके, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ओके, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड भी शो कर देंगे। ओके, ये कोई लिक्विड इसमें हमने शो कर दिया, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ओके, ठीक है, और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट में शो कर देता हूँ। एक तो ये फ्री सरफेस हो गई, ये मुक्त सतह हो गई, है ना, ये फ्री सरफेस हो गई। और फ्री सरफेस पर जो प्रेशर होता है ना, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, पी एटीएम बोल देता हूँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा क्योंकि फ्री सरफेस है। ओके, और ये कोई भी पॉइंट लिया मैंने इस लिक्विड में, सपोज ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट है ना, इसकी डेप्थ या हाइट बोल सकते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस, दैट इज सपोज व्हाट, इसको कुछ मान लेता हूं, इसको सपोज मान लेता हूं एच के बराबर, इसको सपोज एच के बराबर मान लिया। और जो कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है, जो कोई भी लिक्विड इस कंटेनर में भरा हुआ है, उसका स्पेसिफिक वेट जो है ना, वो मैंने सपोज गामा मान लिया। ठीक है, इसका स्पेसिफिक वेट मैंने गामा मान लिया। ओके, तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है कि किसी कोई स्टैटिक फ्लूइड है, रुका हुआ होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए ना, वो जरूरी है। ठीक है, ये स्टैटिक फ्लूइड है, ये स्टैटिक है, मतलब वेलोसिटी जीरो जीरो है, रेस्ट में है, विश्राम की अवस्था में है, रुका हुआ है मतलब। ओके, तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है कि किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर कोई पॉइंट ले, तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो फ्री सरफेस से उसकी डेप्थ के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस किसी पॉइंट पर जो प्रेशर है ना, वो फ्री सरफेस से इसकी डेप्थ या हाइट भी बोल सकते, दोनों बोलना सही है, इसके समानुपाती होता है ना। मैं स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूं, तो लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी किसी स्थितिक तरल, स्टैटिक फ्लूइड, किसी स्टैटिक फ्लूइड में
किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी बिंदु पर दाब, किसी बिंदु पर दाब मुक्त सतह से, मुक्त सतह मतलब फ्री सरफेस, मुक्त सतह मतलब फ्री सरफेस, मुक्त सतह से बिंदु की, बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके, जो स्टेटमेंट लिखा ना उसी को मैथमेटिकली बोले तो P जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू H। ओके, तो P किसी पॉइंट पर प्रेशर है और H क्या है यहाँ पर, H नोटेशन में बोल देता हूं कि किसी बिंदु की डेप्थ या हाइट है फ्रॉम द फ्री सरफेस। डेप्थ बोलना भी सही है, हाइट बोलना भी सही है, दोनों ही सही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, किसी बिंदु की, किसी बिंदु की मुक्त सतह से, फ्री सरफेस से, किसी बिंदु की फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से गहराई, ठीक है, फ्री सरफेस से गहराई। ओके, और ये समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपाती नियतांक का हमें यूज करना होगा और वो होता है क्या, गामा के बराबर। तो ये हो जाता है फॉर्मूला अपना P इक्वल टू गामा इंटू एच, ये याद रखना P इक्वल टू गामा इंटू एच, ऐसा हम बोलेंगे। ओके, P इक्वल टू गामा इंटू एच, एक्चुअली में ये गेज प्रेशर है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो मेजर किया ना, एक्चुअली में ये जो मेजर किया, दिस इज व्हाट, दिस इज गेज, गेज प्रेशर। ठीक है, पॉइंट ए पर एच हाइट ऑफ लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा इंटू एच, है ना। एक्चुअली में इस पॉइंट पर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो अप्लाई होगा ना, समझ लो उसका भी तो इम्पैक्ट कुछ होगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कंसिडर नहीं किया, केवल ये एच हाइट ऑफ लिक्विड के कारण प्रेशर कंसिडर किया, दैट इज गामा इंटू एच, इतना ही बोला। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया और हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया तो जो प्रेशर हमने मेजर किया दैट इज द गेज प्रेशर, तो वो गेज प्रेशर होता है। और जनरली हम गेज प्रेशर की बात करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पर कंसीडर किया होता, इस पॉइंट पर प्रेशर देखना चाहूं तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये एच हाइट के कारण प्रेशर, ठीक है, दोनों अगर मैं कंसीडर करूं तो फिर जो प्रेशर आएगा ना फिर उसको हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, फिर जो प्रेशर आएगा ना उसको हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, फिर जो प्रेशर निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। ओके, अगर मैं प्रेशर बोलना चाहूं गामा इंटू एच प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो जहां भी एटमोस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर कर लिया ना तो समझ जाना कि वो कैसा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, निरपेक्ष दाब है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, सिंपल। तो जनरली इसकी हम बात नहीं करते लेकिन पता होना चाहिए आपको, है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब अगर हम डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन बनाना चाहिए, मतलब कर्व बनाना चाहूं मैं तो कैसा वो होगा, लीनियर होगा, दिख रहा है ना, 1 डिग्री इक्वेशन है। बेसिक मैथमेटिक्स ये बोलती है कि किसी इक्वेशन में अगर किसी भी टर्म की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, जैसे यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है P इक्वल टू गामा इंटू एच, तो P गामा एच इन सब की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 ही तो है। अगर किसी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 है तब उसको 1 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं, और 1 डिग्री इक्वेशन का कर्व जो है ना वो हमेशा लीनियर होता है, हमेशा रेखिक होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपके एसएफडी वीएमडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी काम आते हैं, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं पता अगर आपको, कोई बात नहीं, सब कुछ बताएंगे हम, समझ लो सब कुछ हम बता के चलेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन जब बता दिया तब आपको वो नोटिस में फिर उसके बाद से होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 डिग्री इक्वेशन है क्योंकि इसमें किसी भी टर्म की मैक्सिमम पावर 1 ही है,
और इसको जब ये 1 डिग्री इक्वेशन है तो 1 डिग्री इक्वेशन का कर्व अगर प्लॉट करोगे तो वो लीनियर आता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेशर का h डेप्थ के साथ अगर मैं कर्व प्लॉट करना चाहूँ, है ना, वेरिएशन देखना चाहूँ, तो वो लीनियर होगा। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। लीनियर होगा, एक पॉइंट तो हमें पता लग गया। और भी सोचो कि प्रैक्टिकली सोचो आप तो, अब छोड़िए फॉर्मूला वगैरह, आप सोचो कि ये फ्री सरफेस यहाँ पे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इसमें केवल गेज प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इस पे एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली हम गेज प्रेशर की बात करते हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो इग्नोर करो। तो ये जो पॉइंट है ना, फ्री सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पर प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसके ऊपर हाइट ऑफ लिक्विड ही नहीं है। प्रेशर तो तब जनरेट होगा ना जब उसके किसी पॉइंट के ऊपर कुछ लिक्विड प्रेजेंट होगा, उस लिक्विड का वेट उस पॉइंट पे लगेगा, कुछ प्रेशर वहां से अप्लाई होगा। लेकिन फ्री सरफेस पर अगर कोई पॉइंट लिया तो इसके ऊपर चूंकि कोई भी लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर जीरो। ओके, फिर इस पॉइंट पर प्रेशर की मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर कुछ तो प्रेशर होगा, इतना हाइट ऑफ लिक्विड इंटू गामा, इतना हाइट ऑफ लिक्विड इंटू गामा। ओके, इतना ये हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मैं कुछ मान लेता हूं इसको समझाने के लिए। ये जो हाइट थी ना, इसको एच डेस बोल दिया, है ना, इसको एच डेस, छोड़ो एच ही रहने दो उसको, ठीक है। तो कर्व यहां से प्लॉट करते हैं, कर्व यहां से अगर हम प्लॉट करना चाहे, इसी में कर देते हैं। यहां तो प्रेशर कितना, यहां तो प्रेशर कितना? जीरो। इक्वल टू गामा एच से देख लो, है ना। या वैसे सोच लो कि इस पॉइंट के ऊपर, इस फ्री सरफेस पर एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर जो लिक्विड है वो एब्सेंट है, इसके ऊपर लिक्विड एब्सेंट है ना। तो लिक्विड एब्सेंट है तो उसके कारण क्या होगा? प्रेशर जो है मतलब वो जीरो होगा, वो लिक्विड ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो। और ये जो बॉटम है, बॉटम पर ये कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर इसके ऊपर हाइट जो है ना वो सपोज एच मानू, तो यहाँ पे प्रेशर कितना? गामा इंटू एच कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ तो होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए कि, यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कुछ है, इतना प्रेशर है, कितना होगा? गामा इंटू एच के बराबर होगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को लीनियरली मैच कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को लीनियरली मैच कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को लीनियरली मैच कर दीजिए। तो ये वेरिएशन आ गया, है ना, किसका? गेज प्रेशर का वेरिएशन है, ठीक है, क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? गेज प्रेशर का वितरण है, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर वेरिएशन कर्व, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो जो प्रेशर मिलता ना वो क्या होता? वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर करना चाहते हैं तो फिर उस केस में जो प्रेशर मिलता ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता। अगर हम कर्व प्लॉट करें, है ना, प्रेशर और डेप्थ एच में, तो जो अगर कर्व प्लॉट करना चाह रहे हैं प्रेशर और डेप्थ में, और साथ ही साथ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो जो कर्व मिलेगा ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए मिलेगा, जो कर्व मिलेगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए मिलेगा। ओके, तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्व बनाना है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो फ्री सरफेस पे आ जाइए वापस से। फ्री सरफेस पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना। तो जीरो तो नहीं मिलेगा, जीरो तो नहीं मिलेगा, तो कुछ तो मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना।
तो ये इतना प्रेशर फ्री सरफेस पे कुछ हो गया सपोज, ठीक है, इतना प्रेशर जो है फ्री सरफेस पर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, इतना प्रेशर कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस लिक्विड में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस हाइट ऑफ लिक्विड के कारण प्रेशर प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दोनों शो कर देंगे, ठीक है फाइन। तो ये कुछ इतना कुछ प्रेशर मिला और इनको लीनियरली मैच कर दीजिए तो ये एक्चुअल में ट्रेपेजॉइड मिल जाएगा ये। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो कर्व जो है दैट विल बी ट्रेपेजॉइड, ठीक है, समलंबाकार ये होगा, कैसा होगा, समलंबाकार होगा, ओके। तो मतलब यहां से ऐसा भी तो बोल सकता हूं, अगर आप प्रेशर डायग्राम बनाओगे किसके लिए, गेज प्रेशर के लिए, तो वो तो ट्राइंगुलर होता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए बनाओगे तो वो कैसा होता है, ट्रेपेजोइडल होता है ना, वो ट्रेपेजोइडल होगा। तो ये बाद वाला जो कर्व है ना दैट इज फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन कर्व, एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन कर्व, सिंपल है, ओके, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन कर्व, ओके। तो इस तरीके से हम ये चीजें रिलेट करते हैं, है ना, इस तरीके से हम ये चीजें रिलेट करते हैं, फाइन, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट बोल देंगे हम, एक लास्ट पॉइंट और देख लो, फिर एक पोर्शन कवर अप हो जाएगा इस चैप्टर का, कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो एक नोट हम लिखेंगे, एक नोट हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ओके। क्या नोट डाउन करेंगे कि सपोज, सपोज ये कंटेनर था, ये कंटेनर था, इसमें ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये कंटेनर था, इसमें ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड में एक पॉइंट ये ले लिया हमने, है ना, इस लिक्विड में ये एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट, इसमें लिक्विड 1 भरा हुआ था, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक वेट सपोज गामा 1 था, है ना। तो इस पर, इस पॉइंट पर हाइट ऑफ लिक्विड कितना, सपोज h1 है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना, इसको अगर मैं P बोलूं तो गामा 1 इंटू H1 हो गया, जो भी हमने सीखा उसका अकॉर्डिंग, ओके। अब इसमें लिक्विड चेंज कर दिया हमने, कोई दूसरा लिक्विड हमने चेंज इसमें भर दिया, चेंज करके, तो लिक्विड अगर चेंज कर दिया तो उसका स्पेसिफिक वेट गामा भी चेंज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के लिए गामा हमेशा डिफरेंट ही होगा, तो दूसरा लिक्विड भरा तो उसका गामा चेंज, ठीक है, गामा चेंज। अब मान लो कि दूसरा लिक्विड भरने पर सेम प्रेशर मेंटेन हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जो प्रेशर अगर सेम मेंटेन हो रहा है, मतलब जो P है दैट इज इक्वल टू गामा 2 इंटू S2, दूसरा लिक्विड जब भरा तो सेम प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए गामा 2 इंटू S2, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो अलग अलग फ्लूइड्स के लिए सेम प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उस केस में दोनों को बराबर कर दीजिए, तो हम बोल सकते हैं P इक्वल टू गामा 1 इंटू H1 इक्वल टू गामा 2 इंटू S2। क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये, तो ये पॉइंट हम नोट में लिखेंगे। तो नोट में पहला पॉइंट, यदि दो विभिन्न विभिन्न फ्लूइड्स द्वारा, यदि दो विभिन्न फ्लूइड्स द्वारा समान दाब उत्पन्न हो, समान दाब उत्पन्न हो, तब समान दाब उत्पन्न हो, तब तब क्या, तब P जो है दैट इज इक्वल टू गामा 1 H1 इक्वल टू गामा 2 H2। ये याद रखना, गामा 1 H1 इक्वल टू गामा 2 H2, तो इससे सीधा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, है ना, इससे सीधा ही न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब थोड़ा और क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इस पर, ओके। और दूसरे तरीके से इसको मैं बोल सकता हूँ, हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू क्या, गामा W भी बोला था हमने, है ना, या छोड़ो इसको, पहले डेंसिटी से रिलेट करते हैं, G इक्वल टू रो अपॉन रो W भी बोला था, तो यहाँ से
अच्छा ये इस टर्म में, चलो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज इक्वल टू क्या, गामा 1 H1। गामा को क्या बोलते हैं हम, गामा इक्वल टू रो इंटू जी भी बोला था हमने, तो गामा 1 को मैं बोल सकता हूँ रो 1 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, रो 1 इंटू जी इंटू H1 भी तो है। इट इज इक्वल टू गामा 2 की जगह रो 2 इंटू जी इंटू इंटू H2। तो यहाँ जी से जी कैंसिल, तो यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं P इक्वल टू रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफिक वेट गिवन होगा, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको डेंसिटी गिवन होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो यहाँ से डेंसिटी कितना, जी इंटू रो डब्ल्यू, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या, रो 1 की जगह G1 इंटू रो डब्ल्यू इंटू H1, दैट इज इक्वल टू क्या, रो 2 की जगह G2 इंटू रो डब्ल्यू इंटू H2। रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल, तो यहाँ से P का मिला G1 H1 इक्वल टू G2 H2, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेंसिटी गिवन है तो ऐसे सोच लो, स्पेसिफिक वेट गिवन है तो ऐसे सोच लो, जैसे मर्जी वो डेटा दे दे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक मेजर पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ, इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, और फिर इसके बाद इस चैप्टर में बचता है आपका प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज, तो वो कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।